पूर्वी बाड़ के नीचे गुलदाउदी के फूल इकट्ठा करते हुए मैं आराम से दक्षिणी पर्वत को देखता हूँ। 1000 से अधिक वर्षों के बाद भी ताओ युवानमिंग की शराब पीना भाग 5 की इस पंक्ति की कलात्मक कल्पना आज भी अनिवार्य रूप से लालसा को प्रेरित करती है। दुर्भाग्यवश आधुनिक समाज पारिवारिक प्रेम, मित्रता, धन और भौतिक इच्छाओं से बुना हुआ एक जाल है जिसमें हर कोई एक मछली की तरह फंसा हुआ है। इस जाल में फंसी मछलियों में से कुछ बच नहीं सकती, जबकि कुछ बचना नहीं चाहती। वांग शेन भी इन्हीं मछलियों में से एक थी। बात बस इतनी सी है कि जब उन्होंने पहली बार यह कविता पढ़ी तब वे ग्रामीण इलाके में पढ़ाई कर रहे थे, आंतरिक रूप से अनछुए थे। भला वे अपने जीवन की रोजमर्रा की मेहनत के लिए तरस कैसे सकते थे। इसके अलावा खेती बाड़ी निश्चित रूप से उतनी चिंतामुक्त नहीं थी जितनी ताओ युवानमिंग ने वर्णित की थी। ये तो जीवन मरण का सवाल था। बाद में उन्हें स्वस्थ जीवन शैली से प्यार हो गया और उन्हें गुलदाउदी उगाने में रुचि हो गई। अगली बार जब उन्हें यह उद्धरण मिला तब तक वे समाज में संघर्षरत एक मजदूर बन चुके थे। उसने खुद से पूछा, क्या मैं इस तरह का जीवन जीना चाहता हूँ? जी हाँ, उन्होंने सचमुच ऐसा किया। भला कौन चिंतामुक्त जीवन नहीं जीना चाहेगा। लेकिन जब उसे विकल्प दिया गया तो वह कई अन्य लोगों की तरह था। वह इसके लिए तरसता था, लेकिन जब वास्तव में इसे करने की बात आई तो यह असंभव था। उन्हें इस बात की कभी उम्मीद नहीं थी कि उनके दैनिक व्यायाम और नियमित जीवनशैली का उद्देश्य केवल इसलिए था ताकि वे अपने माता पिता की तरह बीमार न पड़ें और जल्दी न मरें। पहले 20 साल बहुत ही सहजता से बीते, स्वस्थ शरीर और उत्कृष्ट शारीरिक स्थिति का आशीर्वाद मिला, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक कार दुर्घटना ने मुझे खेल जगत से बाहर कर दिया। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसने खुद को एक और जाल में फंसी मछली पाया। कार दुर्घटना ने उनके सपने को साकार करने में मदद की। अब वह सचमुच पूर्वी बाड़ के नीचे गुलदाउदी के फूल इकट्ठा कर सकता था। वह एक अलग ही दुनिया के वांग शेंग बन गए, जो महान झोउ राजवंश के किंगशान गांव के एक औषधीय किसान थे, जो काफी आकर्षक थे। उनकी मुख्य फसल गुलदाउदी थी, जिसे वह बड़े शहर की फार्मेसियों को औषधीय जड़ी बूटियों के रूप में आपूर्ति करते थे। हाल ही में गुलदाउदी की तरह कटाई से बचने के लिए वह उन्हें लगन से बो रहा था। अपने सामने खिले औषधीय गुलदाउदी के फूलों को निहारते हुए नीले रंग की चमकदार स्क्रीन पर गुलदाउदी 86% लिखा हुआ बदलकर गुलदाउदी परिपक्व हो गया और गुलदाउदी की कलियां पूरी तरह खिलकर पक गईं। तभी वांग शेंग ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब उसे खुद कुछ करने की जरूरत नहीं थी। वास्तव में ये काफी दुखद कहानी है। जिस जगह पर वह अब रहता था उसे किंगशान गांव कहा जाता था। किंगशान गांव पहाड़ों और पानी के बीच बसा हुआ था, जो प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर था, और यह ग्रेट झोउ राजवंश की दूसरी सबसे बड़ी नदी येलो ड्रैगन नदी की एक सहायक नदी के ठीक बगल में स्थित था। पीली ड्रैगन नदी का पानी शांत था और व्यापारिक जहाजों के लिए सबसे उपयुक्त था, जो वाणिज्य के लिए एक स्वाभाविक विकल्प था। तर्कसंगत रूप से किंगशान का नाम लिजियांग गांव या लिजियांग कस्बा होना चाहिए था और इसे केवल गुलदाउदी उगाने से नहीं बल्कि मछली पकड़ने से समृद्ध होना चाहिए था। लेकिन पहले बसने वाले लोग 500 साल पहले राजवंश के युद्ध की अराजकता से बचने के लिए यहाँ आए थे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर एक खतरनाक और दूरस्थ स्थान चुना जहाँ पानी इतना अशांत था कि बंदरगाह बनाना असंभव था और यहाँ तक कि पहुँचना भी मुश्किल था। ऐसा कहा जाता है कि उस समय दो गुटों ने इस स्थान को लेकर आपस में लड़ाई की थी। अंततः किंगशान गांव के लोगों ने जीत हासिल की और इस स्थान को सुरक्षित कर लिया। दूसरे समूह को कमतर ही संतोष करना पड़ा और उन्होंने दर्जनों मील दूर एक गांव बसाया। अब 500 साल बाद सुगम परिवहन व्यवस्था के कारण वह गांव लिजियांग शहर के रूप में विकसित हो गया है और उसका व्यापार फल फूल रहा है। इसे शहर कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जीवन की यही नश्वरता है। किंगशान गांव में उगाए जाने वाले गुलदाउदी के फूल मुख्य रूप से लिजियांग कस्बे में भेजे जाते हैं, जहां औषधि व्यापारी उन्हें परिवहन करके भारी मुनाफा कमाते हैं, जबकि ग्रामीण किसान मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते हैं। वांग शेन की मुख्य समस्या गुलदाउदी की आपूर्ति करना थी। उन्हें एक ऐसा ऑर्डर मिला था जिसके तहत उन्हें 1 महीने के भीतर लिजियांग टाउन में सन परिवार की फार्मेसी में 500 जिन लगभग 250 किलोग्राम सूखे गुलदाउदी के फूल पहुंचाने थे। 500 जिन देखकर धोखा मत खाए, ये तो सूखे हुए गुलदाउदी के फूल हैं। गुलदाउदी में लगभग 80% पानी होता है। इस हिसाब से एक जिन सूखी गुलदाउदी बनाने के लिए लगभग 5 से 6 जिन ताजी गुलदाउदी की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कि उसे 2500 जिन से अधिक ताजी गुलदाउदी की आवश्यकता थी। आधुनिक तकनीक के हिसाब से गुलदाउदी की प्रति एकड़ उपज लगभग 1000 से 1500 जिन होती है। इस युग में ये थोड़ी कम है। उनके मूल शरीर की यादों के अनुसार आमतौर पर लगभग 800 से 900 जिन।
उनके मूल शरीर के परिवार के पास गुलदाउदी की खेती के लिए 3 एकड़ से थोड़ी अधिक जमीन थी, जो इस वर्ष की वृद्धि को देखते हुए पर्याप्त होनी चाहिए थी। लेकिन अप्रत्याशित आपदाएं घटित होती हैं, जैसे कि वह रात जब दुष्ट बाढ़ का अजगर गुजरा, जिससे तूफान और बाढ़ आए, जिसने नदी के किनारे बसे हर गांव की कृषि भूमि को प्रभावित किया, जिसमें किंगशान गांव के गुलदाउदी के खेत भी शामिल थे। परिणामस्वरूप गुलदाउदी की आपूर्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई। सामान्य तौर पर यह कोई बड़ी बात नहीं होती, बस दवा विक्रेता को समझा दें और सबसे खराब स्थिति में वे स्थिति का फायदा उठाएंगे। लेकिन बुरी खबर ये थी कि मूल मालिक ने थोड़ा और पैसा कमाने के लिए सन परिवार के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए थे। सन परिवार लिजियांग कस्बे में काफी मशहूर था, लेकिन अपनी औषधीय जड़ी बूटियों के लिए नहीं। वे अपने वेश्यालय के लिए प्रसिद्ध थे, जहां न केवल आम लोग बल्कि विशेष रुचियों वाले पुरुष और महिलाएं भी आते थे। वांग शेंग में संयोगवश एक खास तरह का आकर्षण था। इसलिए जहां सन परिवार के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकांश लोगों का केवल शोषण किया गया, वहीं दुर्भाग्य से वांग शेंग को बिना किसी विकल्प के अपनी आपूर्ति पूरी करनी पड़ी, यहां तक कि पैसे को जमानत के रूप में देने से भी कोई रास्ता नहीं बचा था। अन्यथा उसे वसंत ऋतु में नदी की गर्माहट को सबसे पहले महसूस करने वाला जानवर बनना पड़ेगा। स्वाभाविक रूप से उसका मूल शरीर ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन इस दुनिया में बाढ़ के ड्रैगन और मार्शल आर्टिस्ट मौजूद थे। प्रथम श्रेणी से लेकर 9वीं श्रेणी तक के मार्शल आर्टिस्ट, ग्रैंडमास्टर, ग्रेट ग्रैंडमास्टर, सन परिवार में मार्शल आर्टिस्ट थे, और यहां तक कि सबसे कमजोर मार्शल आर्टिस्ट में भी 500 जिन की ताकत थी। स्वाभाविक रूप से उसका मूल शरीर प्रतिरोध नहीं कर सका और भागना संभव नहीं था। कहा जाता है कि बाहरी दुनिया पहले से ही अराजकता में डूबी हुई थी, जिसमें 500 साल पहले जैसी अशांति के संकेत थे। बाहर निकलने का कोई स्पष्ट रास्ता न होने पर इसका अर्थ मृत्यु ही था। बैकवोट बैकवोट बैकवोट, कोई चारा नहीं था, मुझे काम चलाना पड़ा। लेकिन जिस गांव ने अभी अभी प्रलय के राक्षस का प्रकोप झेला था, वहां गुलदाउदी के पौधे एक साथ लगाए गए थे, जिससे सभी को भारी नुकसान हुआ। जहां तक दूसरों से अधिक कीमत पर सामान खरीदने की बात है, सन परिवार सबसे शक्तिशाली था। कोई भी उसकी मदद करने के लिए उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। दूर दराज के इलाकों में उनके कोई संपर्क नहीं थे। वह 500 किलोग्राम सूखे गुलदाउदी के फूल कैसे इकट्ठा कर सकता था? यदि कोई अप्रत्याशित घटना न घटे तो मूल वांग शेंग गंभीर संकट में पड़ जाएगा। अपमान से बचने के लिए मूल आत्मा ने अपनी जान दे दी। 3 दिन पहले उसी नाम का वांग शेंग यहां आया और उसने सारी गड़बड़ी अपने हाथ में ले ली। ये वांग शेंग का जीवन था, जो पूर्वी बाढ़ के नीचे गुलदाउदी के फूल तोड़ता था। शायद मुझे भी चले जाना चाहिए। ये बेहद निराशाजनक स्थिति है। अगर कोई समाधान नहीं निकला तो अंत में वही व्यक्ति पूर्वी बाढ़ के नीचे गुलदाउदी के फूल तोड़ने वाला बन जाएगा। जब वांग शेंग ने घर में मुट्ठी भर गुलदाउदी के बीज देखे, तभी उसकी आंखों के सामने एक पंक्ति लिखी हुई दिखाई दी। गुलदाउदी के बीज 0%। खुद को बचाने के लिए वांग शेंग ने स्वाभाविक रूप से जीवित रहने के लिए हर संभव प्रयास किया, चाहे ये शब्द केवल उसका भ्रम ही क्यों न हो। इस प्रकार उन्होंने 3 दिन इस अचानक प्रकट हुए पाठ को समझने में मग्न होकर बिताए। अंततः वह एक निष्कर्ष पर पहुंचा। जब तक वह किसी काम में कड़ी मेहनत करता रहता, उसे निश्चित रूप से प्रतिक्रिया मिलती रहती, जो कि 3 दिन पहले दिखाई देने वाला प्रोग्रेस बार था। यह प्रोग्रेस बार कितना शानदार था! सरल शब्दों में कहें तो ये वीडियो गेम में मौजूद फोर्जिंग और अल्केमी सिस्टम की तरह था। आपको सिद्धांतों को समझने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस प्रोग्रेस बार के पूरा होने का इंतजार करना होता है, और फोर्जिंग या अल्केमी अपने आप सफल हो जाती है। गोल्डन फिंगर, ये निस्संदेह एक सुनहरा मौका था। मैं बच गया। वांग शेंग के मन में सबसे पहला यही विचार आया। तार्किक दृष्टि से देखा जाए तो मौजूदा संकट के सामने ये गोल्डन फिंगर बेकार प्रतीत हो रही थी। लेकिन गोल्डन फिंगर की शक्ति इस तथ्य में निहित है कि आपके अपने कौशल स्तर में भी एक प्रगति पट्टी होगी, और एक बार जब ये पूरा हो जाएगा तो आपका कौशल जबरदस्ती आगे बढ़ेगा। कौशल किसे माना जाता है? खाना बनाना, गाड़ी चलाना, तैरना, ये सभी कौशल हैं। और मूल वांग शेंग के पास विशेष रूप से एक जबरदस्त कौशल था। गुलदाउदी की रोपाएं अभूतपूर्व सफलता जोड़ 1%। वह मूल आत्मा दान पुण्य के सहारे पली बढ़ी और उसमें स्वाभिमान की प्रबल भावना थी। जैसे ही वह आत्मनिर्भर हो सकी, उसने बंजर भूमि पर खेती करना और गुलदाउदी के फूल लगाना शुरू कर दिया। 1 दशक से अधिक समय तक गुलदाउदी की खेती करने के बाद उन्होंने अंततः गुलदाउदी लगाने के अपने कौशल को 99.99% तक पहुंचा दिया, जो उनके पूरे जीवन भर बना रहता।
जब तक वांग शेंग ने सब कुछ अपने हाथ में नहीं ले लिया और गोल्डन फिंगर प्रकट नहीं हुई। जब वांग शेंग ने गुलदाउदी के बीजों को एक गमले में बोने की कोशिश की और मिट्टी को पलट दिया, उनकी प्रतिभा ने सबको चौंका दिया। ये ब्रेकथ्रू जोड़ एक बन गया। सफलता प्राप्त करना, सीमाओं को पार करना, अंतिम सीमा को भी पार करना। इसी सकारात्मक संकेत के कारण वांग शेंग उन गुलदाउदी के फूलों को मात्र 3 दिनों में उगा पाए जिन्हें आमतौर पर उगने में 3 से 6 महीने लगते हैं। और वांग शेंग बस रोजाना मिट्टी पलटने का नाटक करता था और गुलदाउदी के पौधों की प्रगति को देखता रहता था। आज सुबह गुलदाउदी को पकते हुए देखकर वांग शेंग ने सचमुच राहत की सांस ली। इस क्षमता के साथ वह 1 महीने के भीतर 500 किलोग्राम सूखी गुलदाउदी की आपूर्ति कर सकता था। हालांकि पूरी तरह से आराम करने से पहले ही वांग शेंग को एक और समस्या का एहसास हुआ। महान झोउ राजवंश 500 वर्षों से अधिक समय तक कायम रहा और अंत में उसका पतन होने लगा। स्थानीय क्षेत्रों में सरकार की विश्वसनीयता लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई थी। अगर वह गुलदाउदी की आपूर्ति भी करता तो क्या मार्शल आर्टिस्टों के साथ एक स्थानीय तानाशाह के रूप में सन परिवार वास्तव में उसे जाने देगा? शायद वे मान जाएं, शायद न माने। लेकिन यह अनिश्चितता वांग शेंग के लिए सबसे बड़ा खतरा थी, जो केवल शांतिपूर्वक अपना जीवन जीना चाहता था। उसने पूरी दोपहर समाधान पर विचार किया, अपनी यादों से बहुत कुछ निकाला और अंततः उसने एक निर्णय लिया। मुझे मार्शल आर्ट का अभ्यास करना ही होगा। महान झोउ मार्शल आर्टिस्टों से समृद्ध था। हालांकि सभी प्रतिष्ठित परिवारों में मार्शल आर्टिस्ट नहीं होते, लेकिन हर प्रतिष्ठित परिवार में मार्शल आर्टिस्ट जरूर होते हैं। ग्रेट झोउ में व्यापक रूप से प्रचलित ये कहावत वहां के मार्शल आर्टिस्टों की स्थिति को पर्याप्त रूप से स्पष्ट करती है। ऐसा कहा जाता था कि महान झोउ के शाही परिवार पर एक महान ग्रैंड मास्टर का शासन था, जिसने 500 वर्षों तक दुनिया के भाग्य को अपने वश में रखा था, इस प्रकार इतने लंबे समय तक शाही स्थिति को बनाए रखा था। यह एक आम सी खबर थी जिसे मूल व्यक्ति ने अनजाने में सुना था। इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध थी, क्योंकि उनकी यादों में ये कहावत भी थी कि एक महान ग्रैंडमास्टर 300 साल से अधिक जीवित नहीं रह सकता, जो कि पहले वाले कथन का खंडन करती थी। लेकिन चाहे जो भी हो, दोनों ही काफी आकर्षक थे। 300 साल का जीवन काल कौन नहीं चाहेगा। हालांकि वांग शेंग को अब सबसे ज्यादा जरूरत एक मार्शल आर्टिस्ट की युद्ध कला की ताकत की थी। सन परिवार जैसे परिवार का सामना करते हुए, जिसमें एक मार्शल आर्टिस्ट था, जब तक वह स्वयं पर्याप्त मार्शल शक्ति वाला मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन जाता, जिससे वे युद्ध में उतरने से हिचकने लगे और उन्हें लगे कि उनके द्वारा किया गया प्रयास लाभ के लायक नहीं है, तभी वे शायद हार मान लें। जब वह एक कुशल मार्शल आर्टिस्ट बन गया, तभी सन परिवार ने सचमुच हार मान ली और यहाँ तक कि बहुत विनम्रता से उसके दरवाजे पर आकर माफी मांगी और लापरवाही से गलतफहमियों के बारे में बात की। यदि उसकी शक्ति सन परिवार की शक्ति से कहीं अधिक होती, तो वे अत्यंत भयभीत होकर क्षमा मांगते और यहाँ तक कि मामले को संभालने वाले व्यक्ति को भी उसके विवेकानुसार उससे निपटने के लिए बुला लाते। इस दुनिया में मार्शल आर्टिस्ट बनने के यही फायदे थे। ये वो जानकारी के अंश थे जिन्हें वांग शेंग ने अपनी स्मृति से खोज निकाला था, जिन्हें लगभग सर्वत्र मामूली बातें के रूप में जाना जाता है। मार्शल आर्ट का अभ्यास करना समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान था। 1 महीने के भीतर प्रथम श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट बनने की प्रगति में मदद लेकर वह अपनी समस्याओं का अस्थायी रूप से समाधान कर सकता था। लेकिन यह विधि सुनने में सरल लगती थी, वास्तव में इसे लागू करना मुश्किल था। सभी जानते थे कि मार्शल आर्ट का अभ्यास करने से किसी का भाग्य बदल सकता है, लेकिन फिर भी मार्शल आर्टिस्ट अल्पसंख्यक क्यों थे? 2 कारण। एक मुद्दा संसाधनों का था। शस्त्रास्त्रों में समृद्ध, साहित्य में गरीब होना किसी भी दुनिया में महज एक खोखला मुहावरा नहीं था। ग्रैंड मास्टर स्तर से नीचे के मार्शल आर्टिस्ट मुख्य रूप से ची ब्लड को परिष्कृत करते थे, लेकिन ची ब्लड हवा से प्रकट नहीं होता था। ची ब्लड की भरपाई के लिए पर्याप्त संसाधनों के बिना व्यक्ति केवल खुद को प्रशिक्षण देकर मृत्यु के मुंह में धकेल देगा। इस प्रकार अधिकांश लोग पहला कदम भी नहीं उठा सके। एक बार वित्तीय समस्या का समाधान हो जाने के बाद दूसरी बाधा का सामना करना पड़ेगा। इस दुनिया में मार्शल आर्टिस्टों के बारे में सामान्य ज्ञान व्यापक रूप से प्रचलित था, लेकिन फिर भी यह क्यों कहा जाता था कि केवल प्रतिष्ठित परिवारों में ही मार्शल आर्टिस्ट होने की गारंटी होती है? क्योंकि प्रतिष्ठित परिवारों के मानदंडों में से एक ये था कि उनके पास मार्शल आर्टिस्टों को प्रशिक्षित करने में सक्षम साधना तकनीक हो। साधना तकनीक के बिना ची रक्त की शक्ति को विकसित करने का कोई तरीका नहीं था। कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही आप धनी हो, लेकिन साधना तकनीक के बिना आप अपने स्वयं के मार्शल आर्टिस्ट का प्रशिक्षण नहीं कर सकते और इस प्रकार एक प्रतिष्ठित परिवार नहीं माने जा सकते। एक सुसंस्कृत तकनीक वह आधार थी जिस पर प्रतिष्ठित परिवार टिके रहते थे,
और इसे आसानी से प्रकट नहीं किया जा सकता था। जहां तक बाहर मौजूद मार्शल आर्टिस्टों की बात है, उनमें से कुछ बेहद भाग्यशाली थे। ऐसे मार्शल आर्टिस्ट या तो अगले प्रतिष्ठित परिवार का हिस्सा बन जाते थे या किसी एक परिवार में समाहित हो जाते थे। अन्यथा वे महज मामूली शख्सियतें थीं जो कुछ संयोगवश मिले अवसरों के कारण मार्शल आर्टिस्ट बन गईं। अधिकतर प्रथम या द्वितीय श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट थे जिनका प्रभाव नगण्य था। ये दोनों बाधाएं वांग शेन के सामने एक अथाह खाई की तरह थीं। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह उनमें से किसी को भी पार नहीं कर सकता था। उसके पास न तो संसाधन थे और न ही कोई कृषि तकनीक। क्या यह अभी भी एक बंद गली है? वांग शेन को कुछ निराशा महसूस हुई, लेकिन जल्द ही उसे कुछ सूझ गया। उनकी प्रगति का पैमाना ये दर्शाता था कि जब तक वे किसी चीज के लिए अथक परिश्रम करते रहेंगे, तब तक निश्चित रूप से उन्हें उसका फल मिलेगा। किसी कौशल में सफलता प्राप्त करना भी महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के बारे में क्या ख्याल है? क्या उनकी स्मृति में मार्शल आर्ट को परिष्कृत करके कोई अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल करने से बदलाव आएंगे? क्या उसे रेडियो जिम्नास्टिक पसंद है, या मिलिट्री बॉक्सिंग, या उसके पिछले जीवन की यादों से जुड़ी मार्शल आर्ट? ये बातें शायद दूसरों को याद न हो, लेकिन वांग शेन कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। बचपन से ही अपने माता पिता को बीमारी से पीड़ित होते देखने का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। इसलिए वांग शेन बचपन से ही बेहद अनुशासित थे और जैसे ही वे थोड़े बड़े हुए, उन्होंने सैद्धांतिक रूप से स्वास्थ्य को बनाए रखने वाली विभिन्न मार्शल आर्टों को सीखना शुरू कर दिया। उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, ये सोचकर कि वह बचकाना व्यवहार कर रहा है। आखिर मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की क्या जरूरत है? वांग शेन ने बस मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं बताया। वह बस मरने से डरता था, बस इतना ही। अपनी अच्छी याददाश्त और वर्षों के अभ्यास के कारण उन्हें अभी भी काफी कुछ याद था। शायद निरंतर अभ्यास से वह इन मार्शल आर्ट के लिए प्रगति बार उत्पन्न कर सकता है, और प्रगति बार के बाधा तोड़ने वाले प्रभाव के साथ संयोजन करके, कौन जानता है, शायद वह नकली को असली में बदल सकता है। यह शायद काम कर जाए। निराशा के बीच आशा की किरण, जैसा कि उस समय था। अगर ये तरीका कारगर साबित होता है तो हल करने के लिए केवल एक ही समस्या बचेगी, और वह है संसाधन। कई लोगों के लिए साधना तकनीकें आवश्यक होती हैं, लेकिन वांग शेन के लिए संसाधन सबसे ज्यादा मायने रखते थे। इस समस्या का समाधान किए बिना वह मार्शल आर्ट का अभ्यास करने का साहस नहीं कर सकता था। वह मार्शल आर्ट का अभ्यास केवल जीवित रहने के लिए करता था। यदि साधना के कारण उसके रक्त में कमी हो जाती, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती, तो यह एक बहुत बड़ा मजाक होता। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वांग शेन को लगता था कि जीवन उतार चढ़ावों से भरा है। क्या यह उसके साथ खिलवाड़ था? क्या उपयुक्त संसाधनों की खोज के लिए पहाड़ों में जाना आवश्यक हो सकता है? क्या पहाड़ खजानों से भरे नहीं हैं? बेशक इस विचार पर केवल थोड़े समय के लिए ही विचार किया जा सकता था, और उसे कुछ व्यावहारिक समाधान ढूंढना था। देखते हैं मेरे पास अभी कितने पैसे बचे हैं। शायद मैं कुछ मांस खरीदकर इस समस्या का समाधान कर सकूं और प्रथम श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट का स्तर हासिल कर सकूं। इसमें बहुत ज्यादा संसाधनों की जरूरत नहीं होनी चाहिए, है ना? वांग शेन ने अपने पिछले जीवन में मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था, लेकिन केवल अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, इसलिए उन्होंने कभी भी इसमें गहराई से अध्ययन नहीं किया। इस दुनिया में मार्शल आर्ट के बारे में उसे और भी कम जानकारी थी, क्योंकि वह बिल्कुल नौसिखिया था। इसलिए उसे यह नहीं पता था कि इसमें आमतौर पर कितना पैसा लगता है। उसने अपने मन में बसी यादों के आधार पर उस जगह का पता लगाया जहां पैसा छिपा हुआ था और उसे खोदकर निकाल लिया। वाह, मैं अप्रत्याशित रूप से अमीर हो गया हूं। वांग शेन ने सोचा था कि शव के मूल मालिक के पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन गिनती करने पर उसे काफी पैसा मिला। कुल मिलाकर लगभग 50 तैल हैं। इस दुनिया में चांदी की क्रय शक्ति प्रारंभिक मिंग राजवंश के समान थी। एक तायल चांदी से लगभग 200 किलोग्राम चावल, यानी लगभग 380 किलोग्राम चावल खरीदा जा सकता था। आज के जमाने का कोई व्यक्ति एक साल में इतना खाना नहीं खा सकता। इस तुलना से यह स्पष्ट हो गया कि मूल मालिक के पास कितना पैसा था। वांग शेन को जल्द ही अपनी स्मृति में इतनी बड़ी रकम बचाने का कारण पता चल गया। मूल मालिक ने 10 साल की उम्र से गुलदाउदी के पौधे लगाना शुरू किया और उन्हें हर साल बेचते थे, और कभी कभी अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए पहाड़ों में शिकार करने जाते थे। इसके अलावा वह उस तरह का व्यक्ति था जो ये सुनिश्चित करता था कि उसका परिवार भूखा रहे, फिर भी वह खुद भरपेट खाए, और उसमें कोई बुरी आदतें नहीं थीं, इसलिए वह हर साल काफी मात्रा में चांदी बचा लेता था। अब 21 साल की उम्र में लगभग 11 वर्षों में 50 तायल बचाना असंभव नहीं था। क्या यह नहीं कहा जाता कि जितनी मेहनत करोगे उतनी ही किस्मत साथ देगी?
लेकिन ये सब झूठ निकलता है। अगर वह सचमुच भाग्यशाली होता तो मूल मालिक को सन परिवार द्वारा निशाना नहीं बनाया जाता। वांग शेन क्षण भर के लिए सोच रहे थे। इस समय उन्हें एक अत्यावश्यक समस्या को हल करने के लिए इस चांदी की आवश्यकता थी और उन्हें अपने पूर्ववर्ती के प्रति आभारी होना चाहिए। 50 तायल चांदी से वह 1000 किलोग्राम से अधिक सुअर का मांस भी खरीद सकता था। प्रथम श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट के लिए 1000 किलोग्राम सुअर का मांस उसके चिरक की पूर्ति के लिए पर्याप्त होना चाहिए। भले ही अंततः ये पर्याप्त न हो, लेकिन अगर उसकी ताकत थोड़ी भी बढ़ जाती है तो जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए पहाड़ों में प्रवेश करना आसान हो जाएगा और वह उनके मांस का उपयोग पूरक के रूप में कर सकेगा। अगर वह पूरे 50 तायल चांदी खर्च कर दे तो क्या करेगा, ये चिंता करने की बात वांग शेन को अभी नहीं थी। अगर अभी इस्तेमाल न किया जाए तो क्या उसे बाद में अपनी आज़ादी खरीदने के लिए बचाकर रखना चाहिए। इसका उपयोग कठिनाइयों को हल करने के लिए करना सही विकल्प था। अब जब संसाधनों का इंतजाम हो गया है तो खेती की तकनीक की समस्या का क्या होगा। खेती की तकनीक अभी भी महज एक विचार थी। संसाधनों की व्यवस्था हो जाने के बाद खेती की तकनीक को अंतिम रूप देना भी आवश्यक था। वांग शेंग ने बहुत सोच विचार करने के बाद अंततः ताओवादी आंतरिक मूल कौशल को अपनाने का निर्णय लिया। आंतरिक मूल कौशल एक ताओवादी शब्द है जो शायद कुछ लोगों के लिए अपरिचित हो सकता है, लेकिन अगर इसे सार को ची में परिष्कृत करना, ची को ईश्वर में परिष्कृत करना, ईश्वर को परिष्कृत करना और शून्य में लौटना, शून्य को परिष्कृत करना और दाओ में विलय करना के रूप में वर्णित किया जाए तो बहुत से लोग इसे समझ जाएंगे। ठीक है, उनका इरादा कभी भी मार्शल आर्ट को अपनी आधारभूत पद्धति के रूप में चुनने का नहीं था, बल्कि अमरता के नियम को चुनने का था। चूंकि वह अपनी प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए गोल्डन फिंगर का इस्तेमाल कर ही रहा था, तो महत्वाकांक्षा से रहित मार्शल आर्ट क्यों चुने। और आंतरिक मूल कौशल अमरता के नियम की वह विधि थी जिससे वांग शेन सबसे अधिक परिचित था, इसलिए स्वाभाविक रूप से यही उसकी पसंद बन गई। बेशक इस विधि को चुनने का एक और महत्वपूर्ण कारण सार को ची में परिष्कृत करना में निहित परिष्करण था। आंतरिक कौशल को निखारना मानव शरीर की महान औषधि को प्राप्त करने के बारे में है। कहा जाता है कि मानव शरीर में असीम क्षमता होती है, लेकिन एक मजबूत शरीर के बिना आपके लिए महान औषधि कहां से आएगी जिसे आप प्राप्त कर सकें। इस दुनिया के मार्शल आर्टिस्टों के बीच ची ब्लड का मार्ग स्वयं को पोषित कर सकता था, इस प्रकार महान औषधि उपलब्ध थी। इसके अलावा आंतरिक मूल कौशल में क्यूई में सार को परिष्कृत करने से पहले एक चरण होता है जिसे 100 दिनों की नींव स्थापना कहा जाता है। 100 डेज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का उद्देश्य शारीरिक कमजोरियों का पता लगाना, स्वयं को पूर्ण बनाना और साधना की संभावित गगनचुंबी इमारतों के लिए एक ठोस नींव स्थापित करना है। इसके अतिरिक्त आंतरिक मूल कौशल की 100 दिवसीय नींव स्थापना के भीतर एक चरण होता है जिसे रोग की और क्यूई कहा जाता है, जहां इस क्यूई को क्यूई रक्त शक्ति द्वारा भी प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इस बीमारी पर प्रभाव डालने के लिए एक प्रकार की शक्ति की आवश्यकता होती है, जरूरी नहीं कि वह कोई विशिष्ट शक्ति हो, और क्यूई रक्त शक्ति भी संभव है। आंतरिक मूल कौशल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अपनी स्वयं की आधारभूत पद्धति का निर्धारण करना है। एक ही क्यूई ब्लड दो समस्याओं का समाधान करता है। आंतरिक मूल कौशल का चयन क्यों न करें। जहां तक ची ब्लड बढ़ाने के तरीकों की बात है, वांग शेन को वे भी याद थे और वह उसी सुबह अपने पिछले जीवन से एक प्राचीन मार्गदर्शक कौशल का अभ्यास कर रहा था। वह एक आंतरिक मूल कौशल से जुड़ा हुआ था। 8 रेशमी वस्त्र। उत्तरी सोन राजवंश से उत्पन्न हेल्थ केयर एड सेक्शन ब्रोकेड के कई रूप हैं, जिनमें खड़े होकर किया जाने वाला रूप, बैठकर किया जाने वाला रूप, दक्षिणी एड सेक्शन ब्रोकेड, उत्तरी एड सेक्शन ब्रोकेड और यहां तक कि 12 सेक्शन ब्रोकेड और 18 सेक्शन ब्रोकेड जैसे विकसित रूप भी शामिल हैं। हालांकि इसका कोई भी रूप हो, मूलभूत गतिविधियां एक समान हैं, असंख्य विविधताएं हैं लेकिन सार में निरंतरता है। वांग शेन ने अपने पिछले जीवन में कम उम्र में ही स्वास्थ्य संबंधी कार्य शुरू कर दिए थे, इसलिए उन्हें इस क्षेत्र में काफी जानकारी थी। हेल्थ केयर एड सेक्शन ब्रोकेड एक हेल्थ केयर स्किल है जो क्यूई ब्लड को विकसित कर सकती है। ऑनलाइन स्वास्थ्य संबंधी संस्करण, मार्शल आर्ट संस्करण आदि जैसे कई संस्करण मिल सकते हैं, जो प्रत्येक कालखंड के साथ बदलते रहते हैं। वांग शेन को जिस संस्करण की जानकारी थी वह केवल एक ही था, जिसे चीन के खेल सामान्य प्रशासन द्वारा जारी किया गया था। ये संस्करण सबसे नया और सबसे व्यापक रूप से प्रसारित और संपादित संस्करण था। आधिकारिक संस्करण उपलब्ध होने के कारण वांग शेन स्वाभाविक रूप से इंटरनेट पर मिलने वाली संभावित रूप से अविश्वसनीय तकनीकों से परामर्श लेने पर विचार नहीं करेंगे।
इस संस्करण में शायद उतनी घातक क्षमता न हो, लेकिन अंततः सच्चाई ये थी कि इसने बिना किसी संदेह के ये साबित कर दिया कि क्यूई ब्लड के पोषण के लिए हेल्थ केयर ब्रोकेट के साथ व्यायाम करना समस्या रहित था। वांग शेन के पिछले जन्म में अच्छे स्वास्थ्य का उनके अष्टखंड ब्रोकेट के दीर्घकालिक अभ्यास से कुछ अटूट संबंध था। संतुलित और सौम्य शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए क्यूई रक्त का संचय और पोषण करता है। 10 साल से अधिक अभ्यास करने के बाद वांग शेन ने इस सेट को अपनी सहज प्रवृत्ति में समाहित कर लिया था। बिना किसी झिझक के वांग शेन अभ्यास शुरू करने के लिए सीधे घर के बाहर चले गए। पहला भाग 2 हाथ 3 बर्नरों को नियंत्रित करने के लिए स्वर्ग को सहारा देते हैं। 8वां भाग 7 रोग और 100 बीमारियां पीछे से गायब हो जाती हैं। खेल प्रशासन द्वारा जारी किया गया संस्करण तेज नहीं था। वांग शेन को एक सेट पूरा करने में 10 मिनट से अधिक समय लगा। जैसा कि उम्मीद थी, जैसे ही उसने काम पूरा किया, 8 खंडों वाली ब्रोकेट के लिए प्रगति बार दिखाई देने लगा। स्वास्थ्य सेवा 8 खंड ब्रोकेट 98.5%। इस प्रोग्रेस बार को देखकर वांग शेन थोड़ा हैरान रह गया। ये पहले ही अधिकतम स्तर पर पहुंच चुका था। क्या इसमें मेरे पिछले जीवन के अनुभव भी शामिल हैं? हालांकि तर्क को देखते हुए यह अनुचित नहीं था। यदि मूल पात्र द्वारा गुलदाउदी के पौधे लगाने को भी गिना जाता, तो उसके कौशल को न गिनने का कोई कारण नहीं था। यह अच्छी बात थी। वह सोच रहा था कि अगर यह अधिकतम स्तर पर नहीं है और उसे सीधे तौर पर कोई सफलता नहीं मिल सकती है, तो उसे अपने लंबे समय से चले आ रहे आत्मा अनुशासन को त्यागना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि वह इसे 1 महीने के भीतर अधिकतम स्तर तक पहुंचा दे। अब ऐसा लग रहा था कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वह अपनी अनुशासित जीवनशैली को बनाए रख सकता था। ये प्रथा जारी रही। वांग शेन के पास प्रगति पट्टी को बंद करने या न करने का विकल्प था, लेकिन खुद को थोड़ा प्रेरित करने के लिए उसने इसे बंद नहीं किया, बल्कि प्रगति पट्टी को ऊपर उठते हुए देखता रहा। शायद उनकी दक्षता बहुत अधिक होने के कारण आधे घंटे के बाद प्रगति बार स्वास्थ्य देखभाल 8 खंड ब्रोकेट 99.99% हो गया। और निश्चित रूप से 8 खंडों वाली ब्रोकेट का ये सत्र अभी समाप्त नहीं हुआ था। कुछ मिनट बाद एक और सेट पूरा हो गया। जैसे ही उसने काम खत्म किया, प्रोग्रेस बार में बदलाव आ गया। हेल्थ केयर एड सेक्शन ब्रोकेट ब्रेक थ्रू जोड़ 1% इसी दौरान वांग शेन को मानो एक अजीब सी अनुभूति हुई कि उसका शरीर खुशी से उछल रहा है, उसे प्यास लग रही है। क्या ये ची रक्त की प्रारंभिक सक्रियता है? मार्शल आर्ट के कुछ निम्न स्तरीय ज्ञान को सार्वजनिक किया गया था। मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए पहला कदम अपने शरीर के ची रक्त को सक्रिय करना था, ताकि शरीर में जान आ जाए। सक्रियण के बाद सबसे स्पष्ट विशेषता शरीर के भीतर से उत्पन्न होने वाली तीव्र लालसा होगी। ये लालसा बहुत ही विशिष्ट थी। शरीर में स्फूर्ति आने के बाद भोजन ऊर्जा की मांग थी। केवल पर्याप्त मात्रा में भोजन ही इस लालसा को संतुष्ट कर सकता है और इसे दबा सकता है, जिससे अंततः क्यूई रक्त शक्ति का पोषण होता है। प्रोग्रेस बार वाकई कमाल का है। वांग शेन ने अभी अभी अपनी सीमाओं को पार किया था और उसे पहले से ही ऐसा महसूस हो रहा था। अगर यह बात बाहर फैल गई तो कई लोग हैरान रह जाएंगे। सामान्यतः विशेष सहायता के बिना इस प्रक्रिया में 1 से 3 दिन लगते थे, लेकिन प्रोग्रेस बार की मदद से वांग शेन ने इसे पलक झपकते ही पूरा कर लिया। यद्यपि उसने 8 खंडों वाली ब्रोकेट का अनगिनत बार अभ्यास किया था और उसकी दक्षता उच्च स्तर की थी, फिर भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि 8 खंडों वाली ब्रोकेट केवल स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए एक मार्गदर्शक कौशल थी। फिर भी प्रगति बार ने इसे जबरदस्ती मार्शल आर्टिस्ट कौशल के स्तर तक बढ़ा दिया। प्रगति बार ने वास्तव में उन्हें निराश नहीं किया। हालांकि वांग शेन यही रुकने वाला नहीं था। चावल और मांस पकाने के लिए अपने कमरे में जाने के बाद वह वापस बाहर आ गया, क्योंकि उसकी भूख अभी उतनी तीव्र नहीं थी। इस सिद्धांत के अनुसार भोजन ग्रहण करने से पहले व्यक्ति को ऊष्मायनिक ऊर्जा का उबाल ढोल की तरह तेज आवाज की अवस्था तक पहुंचना आवश्यक था। सरल शब्दों में कहें तो शरीर की भूख को शांत करने के लिए भोजन शुरू करने से पहले व्यक्ति को अपने ची रक्त को इस हद तक सक्रिय करना पड़ता था कि वह विद्रोही अवस्था में पहुंच जाता था। यदि कोई इस प्रक्रिया को 30 से 50 बार दोहराता है तो ची रक्त शक्ति को सक्रिय करने की संभावना होती है। इस प्रक्रिया के दौरान भोजन की खपत बढ़ जाएगी। शुरुआत में ज्यादा नहीं, लेकिन क्यूई ब्लड पावर के अंतिम जागरण के करीब कोई व्यक्ति एक बार में सैकड़ों पाउंड मांस भी खा सकता है। बेशक यह उन निम्नवर्गीय किसानों के लिए प्रासंगिक था जो बिना किसी पृष्ठभूमि के मार्शल आर्टिस्ट थे। वांग शेन की यादों में जिन परिवारों का थोड़ा बहुत भी सामाजिक इतिहास होता था, वे विशेष प्रकार के भोजन का सेवन करते थे। बैकवोट
इतना ही नहीं, आपको हर बार इतनी ज्यादा मात्रा में वह चीज खाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस थोड़ी सी मात्रा ही ऊर्जा की पूरी पूर्ति के लिए काफी थी। इससे प्रक्रिया तेज भी हो सकती थी, वरना 30 से 50 गुना का अंतर कहां से आता। बेशक क्षी रक्त शक्ति को संघनित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि चाहे जो भी हो, एक बार जब ये प्रकट हो जाती है तो आप प्रथम श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट बन जाते हैं। प्रथम श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट की एक भुजा में 500 किलोग्राम के बराबर ताकत होती थी। उनके शरीर में ची रक्त की प्रबलता से इतनी मजबूती आ जाती थी कि तेज धार वाले ब्लेड को छोड़कर बाकी सभी वार उन पर अप्रभावित रहते थे। उस मात्र 500 किलोग्राम के बल को मत देखो, ये तो सिर्फ एक हाथ से लगाया गया बल है और मार्शल आर्टिस्ट के लिए यह मात्र सबसे निम्न स्तर का मानक है। समय के साथ थोड़ा और प्रशिक्षण मिलने पर उनकी ताकत में काफी वृद्धि हो जाएगी। मार्शल आर्टिस्ट के अन्य फायदों को देखते हुए भले ही उनमें युद्ध कौशल की कमी हो, लेकिन अगर वे पर्याप्त निर्दयी हों तो 1 दर्जन ताकतवर आदमियों या गुंडों को हराना उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। यही वह मुकाम था जहां वांग शेन पहुंचना चाहता था। एक बार जब वह चिरक्त शक्ति उत्पन्न करने के मार्शल आर्टिस्ट के स्तर तक पहुंच गया तो जीवित रहने के लिए उसे निर्दयी होना पड़ा। आखिरकार वह 10 साल की उम्र से ही स्वास्थ्य देखभाल कौशल का अभ्यास कर रहा था ताकि वह लंबी उम्र जी सके। अपना संकल्प दृढ़ करने के बाद स्वास्थ्य देखभाल के 8वें चरण का अभ्यास जारी रहा। लगभग 3 घंटे बाद स्वास्थ्य सेवा का 8वां चरण सफलता जोड़ 15%। इस सफलता के बाद प्रगति का पैमाना बहुत धीमी गति से बढ़ने लगा। 3 घंटे में यह केवल 4% से थोड़ा अधिक ही बढ़ा था। यह एक बिल्कुल नया क्षेत्र था, सामान्य से परे। बेशक 8 चरणों के अभ्यास के 3 घंटे केवल प्रगति बार के बढ़ने के बारे में नहीं थे। वांग शेंग अब ऊष्मायनिक ऊर्जा से उबल रहा था, आवाज ढोल की तरह गूंज रही थी कि अवस्था में पहुंच चुका था। सबसे प्रत्यक्ष अनुभूति भूख की थी, तीव्र भूख। 8 अक्षरों के उस विवरण में संभवतः एक भूखे पेट की गड़गड़ाहट भी शामिल थी। एक और ध्वनि ची रक्त के उबलने से संबंधित थी। इस आवश्यकता के पूरा होते ही वांग शेन की त्वचा के नीचे छोटी छोटी धड़कती हुई नसें उभर आईं। ये ची रक्त की बेचैन स्पंदन की आवाज थी, जिससे एक दबी हुई ध्वनि निकल रही थी जो केवल उसे ही सुनाई दे रही थी। अगर उसने समय पर अपने पोषण की पूर्ति नहीं की तो जल्द ही वह हड्डियों का ढांचा बनकर रह जाएगा। वांग शेंग ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत रसोई में जाकर पका हुआ मांस और चावल खाना शुरू कर दिया। उसने घर पर ही सारा मांस पकाया, जो लगभग 6 या 7 किलोग्राम था, और चावल, जो 1 किलो से अधिक था, एक बड़े बर्तन को भर दिया। वाह, कितना संतोषजनक! खाना खाने के बाद वांग शेन को स्पष्ट रूप से अपने शरीर में तृप्ति का एहसास हुआ और उसके शरीर में उमड़ रही ऊर्जा क्यूई ब्लड शांत हो गई। जहां तक उस भोजन की बात है जिसे सामान्यतः खत्म करना असंभव होता है, तो कुछ भी नहीं बचा था। इतना अधिक खाने के बाद भी वांग शेन को कुछ फायदा जरूर हुआ था। उसने अपनी मुट्ठी को चुटकी से दबाया। मेरी पकड़ मजबूत हो गई है और मेरी ताकत में भी थोड़ा सुधार हुआ है। बुरा नहीं है। किसी भी काम को करने में सबसे ज्यादा डर लाभ न मिलने का होता है। जब तक कोई स्पष्ट लाभ दिखाई देता है, लोग ज्यादातर कामों में लगे रहते हैं। लेकिन मैं अब प्रशिक्षण जारी नहीं रख सकता। उसने घर का सारा मांस खा लिया था। अगर वह परिश्रम से मरना नहीं चाहता था तो उसे और मांस खरीदना पड़ेगा। लेकिन मांस खरीदने के लिए लिजियांग टाउन जाना पड़ता था और इस समय वह जबरन सेना में भर्ती होने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। लगता है मुझे अंकल ली से मदद मांगनी पड़ेगी। गांव के सभी लोग अच्छे थे। चाचा ली का नाम ली वेनेगुआंग था, जो एक शिकारी थे और उनके प्रति बहुत दयालु थे। वे अक्सर अतीत में उन्हें शिकार पर ले जाते थे। गुलदाउदी के साथ पिछले संकट के दौरान उन्होंने अपना सारा भंडारित सामान निकाल लिया था, लेकिन दुर्भाग्य से यह ऊंट के मुंह में एक बूंद के समान था। जब उन्हें इस बात की पुष्टि हो गई कि उनकी क्षमताओं से गुलदाउदी के विकास में तेजी लाई जा सकती है, तो वे और अधिक गुलदाउदी के बीज लेने के लिए ली वेनेगुआंग के घर गए और उन्हें इकट्ठा करने में मदद मांगी। ली वेनेगुआंग ने बिना किसी झिझक के सहमति दे दी। अगर समय सीमा सही थी तो वह उन्हें आज ही सौंप देंगे। शैतान का नाम लो और वह प्रकट हो जाएगा। दरवाजे के बाहर से एक दमदार आवाज सुनाई दी। युन शिंग, क्या तुम घर पर हो? किंगशान गांव में एक समय एक वृद्ध विद्वान रहते थे जिन्होंने वांग शेन की पीढ़ी के सभी बच्चों के नाम रखे थे और उन्हें पढ़ना भी सिखाया था। वांग शेन का शिष्टाचार नाम युन शेंग था। दुर्भाग्यवश पुराने विद्वान का कुछ साल पहले निधन हो गया और समान रूप से शिक्षित दूसरे व्यक्ति के अभाव में इस पीढ़ी के बच्चों को फिर से डॉग एग, सेकंड डॉग और इसी तरह के नामों से पुकारा जाने लगा।
आवाज सुनकर वांग शेंग झट से घर से बाहर निकला और उसने एक मजबूत कदकाठी वाले दयालु चेहरे वाले अधेड़ व्यक्ति को देखा। ये गांव का इकलौता शिकारी ली वेनेगुआंग था, जिसका मूल नाम ली डेक्सियोंग था। एक बुजुर्ग विद्वान के कारण उसके पिता ने जबरदस्ती उसका नाम बदल दिया, जिसके परिणामस्वरूप एक हटे कट्टे व्यक्ति का नाम एक शिक्षित व्यक्ति के रूप में रखा गया। अंकल ली, वांग शेंग ने विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया। बड़े व्यक्ति द्वारा उसके लिए किए गए इस काम से भले ही उसमें बहुत स्नेह न हो, वांग शेंग को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। लेकिन चूंकि वह यहाँ मौजूद था, इसका मतलब यह था कि गुलदाउदी के बीज अवश्य एकत्र किए गए होंगे। लेकिन वांग शेंग ने कुछ अजीब चीजें भी देखीं। एक किताब, एक मिट्टी का घड़ा। इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, ली वेनेगुआंग ने पहले ही बोल दिया, युन शेंग, इन्हें ले लो। देखो, क्या तुम्हें मार्शल आर्टिस्ट बनने का मौका मिलता है। एक बार जब तुम मार्शल आर्टिस्ट बन जाओगे तो तुम्हें अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। युद्ध कलाकार। मार्शल आर्टिस्ट बनने की ख्वाहिश रखने वाला वांग शेंग इस शब्द को लेकर बेहद संवेदनशील था। ली वेनेगुआंग द्वारा इसका जिक्र करते ही उसका ध्यान तुरंत इस ओर आकर्षित हो गया। साथ ही उसे थोड़ा अजीब सा भी महसूस हुआ। ली वेनेगुआंग के मुंह से मार्शल आर्टिस्ट शब्द सुनना कोई असामान्य बात नहीं थी, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि ली वेनेगुआंग ये संकेत दे रहा था कि वह एक मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है। प्रगति बार के कारण अब उसके लिए मार्शल आर्टिस्ट बनना संभव हो गया था। लेकिन ली वेनेगुआंग को इस बारे में पता नहीं था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसने उसे भली भांति पहचान लिया हो। अंकल ली, क्या आपको यकीन है कि आपने गलती से कुछ गलत तो नहीं कह दिया? बिल्कुल, मैंने कोई गलती नहीं की। मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए साधना, तकनीक और संसाधनों की आवश्यकता होती है ना? तुम्हारी चाची और मैंने इस बारे में चर्चा की है, इसलिए हमने ये तुम्हारे लिए तैयार किया है। बोलते बोलते ली वेनेगुआंग ने अपने हाथ में पकड़ी किताब को एक मिट्टी के बर्तन के ऊपर रखा और उसे सौंप दिया। ऊपर रखी यह किताब एक साधना तकनीक है जो मेरे पिता को उनकी जवानी में मिली थी, जिसका नाम है प्लम फ्लावर सटेप। हालांकि मैंने, तुम्हारे चाचा ली ने, इसमें कुछ खास हासिल नहीं किया है, लेकिन तुम्हारे लिए यह अलग हो सकता है। आखिरकार मार्शल आर्टिस्ट बनना भाग्य और प्रतिभा की बात है। कोशिश किए बिना कोई नहीं जान सकता। और इस मिट्टी के घड़े के अंदर क्या है? जार देखने में अच्छी तरह से संरक्षित लग रहा था, बिल्कुल भी खराब नहीं था। ऊपर थोड़ी नमी थी और नीचे थोड़ी मिट्टी जमी हुई थी। जार के मुंह पर बंधी रस्सी से यह स्पष्ट था कि जार काफी पुराना था। इस जार में टाइगर बोन ऑइंटमेंट नाम की एक चीज है। हर बार थोड़ी सी मात्रा लेकर उसे पानी में घोलकर पी लेना। यह मेरे पिता ने इस उम्मीद में छोड़ा था कि हमारी आने वाली पीढ़ियां मार्शल आर्टिस्ट बनेंगी। दुर्भाग्य से मैं उतना कुशल नहीं हूं, और न ही तुम्हारा भाई ली। हमने टाइगर बोन ऑइंटमेंट का लगभग आधा हिस्सा इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। हालांकि इससे हमारी शारीरिक शक्ति थोड़ी बहुत बढ़ गई है, बस इतनी कि हम शिकारी बनकर गुजारा कर सकें। इस बारे में सोचते हुए ली वेनेगुआंग थोड़ा उदास हो गया। क्या मार्शल आर्टिस्ट बनना वाकई इतना मुश्किल था? सही मायनों में ऐसी वस्तु एक अनमोल पारिवारिक धरोहर होनी चाहिए। लेकिन जिसे उन्होंने बचपन से देखा था, उसे उस दिशा में जाते देख उनका दिल आखिरकार नर्म पड़ गया। बेशक ये सब विचार विमर्श के बाद हुआ। परिवार का मुखिया होने के बावजूद वह अकेले कोई कदम उठाना पसंद नहीं करता था। उसे लगता था कि इससे उसके और परिवार के बीच फूट ही पड़ेगी। उन्होंने खुद 2 दिन तक इस बारे में बहुत सोचा, एक दिन अपनी पत्नी से इस पर चर्चा की और यहाँ तक कि अपने बेटे की राय भी ली। अंत में परिवार ने सर्वसम्मति से इन वस्तुओं को दान करने का फैसला किया। उन्होंने वांग शेंग को बड़ा होते देखा था और यह सब देखना उनके लिए असहनीय था। वांग शेंग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका नहीं जानता था। चाहे ये दोनों चीजें असली हो या नहीं, उनके बीच का स्नेह ही ईर्ष्या का पात्र बनने के लिए काफी था। तुम्हें स्वीकार करने के बाद मैं तुम्हारे कर्मों को भी स्वीकार करता हूं। वांग शेंग को अचानक इस मुहावरे का सही अर्थ समझ में आ गया। इस शरीर को धारण करके वह उन रिश्तों के जाल में प्रवेश कर गया था जिसमें यह शरीर उलझा हुआ था। वांग शेंग की झिझक देखकर ली वेनेगुआंग को लगा कि वह शर्मा रहा है और उसने कहा, इसे ले लो। मैं साधना तकनीक की गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन ये बाघ की हड्डी का मरहम बाघ की हड्डी से बना है, जिसे मेरे पिता ने खुद बनाया है। भले ही तुम मार्शल आर्ट का अभ्यास न करो, ये तुम्हारे शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। अगर तुम असफल भी हो जाओ तो भी भागते समय ये तुम्हें अपनी रक्षा करने की कुछ क्षमता प्रदान कर सकता है।
ये कहना जरूरी है कि इतने लंबे समय तक पड़ोसी होने के नाते वह बूढ़े वांग शेन को बहुत अच्छी तरह से समझते थे, जो सन परिवार की मांगों को कभी स्वीकार नहीं करते। लेकिन उसने इस बात को भी कम आंका था कि असली वांग शेन का घमंड उसकी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत था। उसने सचमुच मौके पर ही मरने का विकल्प चुना। ली वेनेगुआन की साधना तकनीक और बाघ की हड्डी के मरहम के बारे में उन्होंने स्वीकार करने का विकल्प चुना। उसमें मूल शरीर जैसा प्रबल अभिमान नहीं था, वह बस जीवित रहना चाहता था। वह उन चीजों को नहीं छोड़ता था जो उसकी अपनी प्रगति में मदद कर सकती थी। अंकल ली, धन्यवाद। उन्होंने मिट्टी का घड़ा सीधे स्वीकार कर लिया। वांग शेन को टाइगर बोन ऑइंटमेंट स्वीकार करते देख ली वेनेगुआन की हिचकिचाहट अचानक गायब हो गई। और ये रहे गुलदाउदी के बीज जो आप चाहते थे। मुझे नहीं पता कि आप इनका क्या करेंगे, लेकिन आपको अपना सारा ध्यान मार्शल आर्ट पर ही केंद्रित करना चाहिए। 1 महीने के भीतर मार्शल आर्टिस्ट बनने की संभावना 10% से भी कम है, लेकिन शून्य नहीं है। वांग शेन ने गुलदाउदी के बीजों से भरा थैला कसकर पकड़ा और कहा, मैं करूंगा अंकल ली। यह अच्छी बात है। खेतों में अभी भी काम बाकी है, इसलिए मैं अब जा रहा हूं। आशा है आप सफल होंगे। ली वेनेगुआन चला गया और वांग शेन तीनों चीजें लेकर अपने घर लौट आया। गुलदाउदी के पौधे तो जरूर लगाए जाने थे। वांग शेन अच्छी तरह जानता था कि नेक इरादे का होना कितना जरूरी है। नेकी का साथ होने से कई समस्याओं का समाधान हो सकता था। लेकिन ली वेनेगुआन एक बात में सही था, यानी उन्हें मार्शल आर्ट को अपने प्रयासों के केंद्र में रखना होगा। इस दुनिया में जहां तक नेकी का महत्व है, उससे कहीं अधिक मुट्ठियों का महत्व है। इसलिए वांग शेन ने तुरंत प्लम फ्लावर सटेप खोल दिया। प्रगति बार की मदद से साधना तकनीक उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन फिर भी वह ये देखना चाहता था कि इस दुनिया की साधना तकनीकें कैसी हैं। लेकिन कुछ पन्ने पलटने के बाद उसने हार मान ली। ये प्लम फ्लावर सटेप अपने नाम के अनुरूप एक सटेप तकनीक थी, न कि वास्तव में कोई वास्तविक खेती तकनीक। ली वेनेगुआन और उनका बेटा सटेप टेक्निक का अभ्यास करके मार्शल आर्टिस्ट बनने की उम्मीद कैसे कर सकते थे? यह विरासत न होने का परिणाम था। वे मार्शल आर्टिस्टों के बारे में जानते थे, साधना तकनीकों के बारे में जानते थे, लेकिन बारीकियों से अनजान थे, इसलिए वे सफल नहीं हो सके। वांग शेन भी अपने पिछले जीवन के प्रभाव के कारण इस बात को समझ गया था। फिर आया संसाधन टाइगर बोन ऑइंटमेंट। उन्हें इससे बहुत उम्मीदें थीं। वे ली वेनेगुआन और उनके बेटे ली योनफेन के शारीरिक गठन से परिचित थे। वे बैल की तरह बलवान थे। पहले तो उन्हें लगा कि यह आनुवंशिक है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह टाइगर बोन ऑइंटमेंट का असर है। उसने जार का ढक्कन खोला और उसमें से एक सुगंधित औषधीय खुशबू निकली, जिससे उसे स्फूर्ति मिली। जार के अंदर एक सफेद चर्बी जैसा पदार्थ था और वह सोच रहा था कि इसे बनाने में किन चीजों का इस्तेमाल किया गया होगा। बिना किसी झिझक के वांग शेन इसे तुरंत आजमाना चाहता था। ली वेनेगुआन के निर्देशों का पालन करते हुए उसने एक कटोरे में थोड़ी मात्रा निकाली और उसे पानी में घोल दिया। कोई चमत्कारिक घटना घटी। पानी में घुलने पर सफेद पेस्ट लाल तरल में बदल गया और उसकी शुरुआती औषधीय सुगंध और भी तीव्र हो गई। वांग शेन ने लाल रंग के तरल पदार्थ से भरा पूरा कटोरा एक ही बार में गटक लिया। शराब पीने के बाद उसे अपने पूरे शरीर में एक गर्म सनसनी महसूस हुई, जो धीरे धीरे तीव्र गर्मी में बदल गई। उन्होंने जरा भी संकोच नहीं किया और व्यायाम के 8 चरणों का प्रदर्शन शुरू कर दिया। सीमाओं को तोड़ने में उपयोगी व्यायाम के 8 ब्रोकेड 8 प्रकार के व्यायाम ने कुछ सेट के बाद जलन को कम करने में मदद की और वह स्पष्ट रूप से अपने शरीर को मजबूत होते हुए महसूस कर सकता था। धड़ाम। कुछ ही देर बाद वांग शेन को ढोल जैसी आवाज सुनाई दी। यह उसके चीरक्त के पुनः सक्रिय होने का संकेत था। हालांकि इस बार वांग शेन को भूख नहीं लगी। टाइगर बोन ऑइंटमेंट की बदौलत एक छोटी सी मात्रा ही एक प्रशिक्षण सत्र के लिए पर्याप्त थी। लगभग 15 मिनट बाद दवा का असर कम होते देख उसने अपना व्यायाम समाप्त कर दिया। बाद में टाइगर बोन ऑइंटमेंट को देखकर उसकी आंखों में उत्सुकता झलक रही थी। मरहम का असर उनकी कल्पना से भी कहीं बेहतर था। जार छोटा नहीं था और उसमें अभी भी काफी मात्रा में टाइगर बोन ऑइंटमेंट बचा हुआ था। यह मात्रा उसे मार्शल आर्टिस्ट बनने में मदद करने के लिए पर्याप्त से अधिक थी और शायद मार्शल आर्टिस्टों के बीच और भी आगे बढ़ने में भी सहायक हो सकती थी। जब आप अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो समय बहुत जल्दी बीत जाता है। आधा महीना पलक झपकते ही बीत गया था और वांग शेन हमेशा की तरह अष्टक वस्त्रों का अभ्यास कर रहा था। टाइगर बोन ऑइंटमेंट की सहायता से 8 पीसेज ऑफ ब्रोकेड में उनकी प्रगति तेजी से बढ़ी थी। गुलदाउदी की रोपाएं अभूतपूर्व सफलता जोड़ 39%।
8 पीसेज ऑफ ब्रोकेड ब्रेकर थ्रू जोड़ 88%। पिछले 6 महीनों के दौरान वांग शेन गुलदाउदी के पौधे भी लगा रहे थे और उनसे सूखी गुलदाउदी तैयार कर रहे थे। इस प्रकार गुलदाउदी की रोपाई की प्रगति में भी काफी वृद्धि हुई, जिससे यह वितरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगभग पर्याप्त हो गया। गुलदाउदी के पौधे लगाना उन गतिविधियों में से एक था जिनमें वह अपनी ऊर्जा का एक हिस्सा समर्पित करता था। उनका असली ध्यान 8 पीसेज ऑफ ब्रोकेड पर था। हालांकि सफलता मिलने के बाद प्रगति का पैमाना धीरे धीरे बढ़ता था, लेकिन आधे महीने के निरंतर अभ्यास के बाद 8 टुकड़ों वाली जटा की रचना में प्रगति का पैमाना तेजी से बढ़ा था। यह 88% तक पहुंच गया था और उन्हें विश्वास था कि कुछ और दिनों में एक और सफलता मिल सकती है। लेकिन बात यह नहीं थी। वांग शेन को महसूस हुआ कि उसका चीरक लगभग फूटने के लिए तैयार था, जो इस बात का संकेत था कि पहली चीरक शक्ति का गठन निकट ही होने वाला था। रक्त के विस्फोट की यह अनुभूति का मतलब यह नहीं था कि उसका रक्त सचमुच उसके शरीर से बाहर निकलकर विस्फोट कर जाएगा, क्योंकि ऐसा होना घातक होगा। इस आधे महीने में टाइगर बोन ऑइंटमेंट की मदद से वांग शेन ने ऊष्मायनिक रक्त के उबलने और ढोल की तरह बजने के 30 से अधिक उदाहरण अनुभव किए, जिससे उनका ऊष्मीय रक्त अपने चरम पर पहुंच गया। बस एक बार ही काफी है। वांग शेन जानता था कि अगर उसके चीरक्त को एक बार और उत्तेजित किया जा सके, तो वह निश्चित रूप से चीरक्त शक्ति की पहली धारा को संघनित करने और एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट बनने में सक्षम होगा। उन्होंने 8 टुकड़ों वाले रेशमी वस्त्रों का अभ्यास जारी रखा। उनका शरीर अधिकाधिक सक्रिय हो गया और उनके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह फिर से बढ़ने लगा। धड़ाम आवाज किसी भव्य घंटी जैसी थी। उस आवाज के बाद वांग शेन के शरीर में एक कंपन हुई, मानो वह आसपास की हवा को विकृत कर रही हो। वांग शेन का दिल एक पूरी तरह से सक्रिय पंप की तरह था, जो उसके शरीर के सभी रक्त को इकट्ठा करने, प्रवाहित करने और उबालने के लिए जुटा रहा था। इस प्रक्रिया के दौरान ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसके हृदय में रक्त की एक धुंध उठ रही हो, और वांग शेन ने महसूस किया कि उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। हालांकि उसे इसका पूर्वाभास था और उसने तुरंत टाइगर बोन ऑइंटमेंट वाटर का एक तैयार कप पी लिया, जिससे उसे ऊर्जा का जबरदस्त बढ़ावा मिला। उसके क्यूई रक्त का उबालना केवल रुका नहीं बल्कि और भी तीव्र हो गया। वांग शेन ने एक और कटोरा गटक लिया और 5वें कटोरे तक आते आते उसकी प्यास काफी हद तक कम हो गई थी। धप 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 उसका दिल धड़कता रहा और पर्याप्त ऊर्जा मिलने से उसके दिल में रक्त की धुंध के संघनन की गति तेज हो गई। कुछ मिनट बाद वांग शेन को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर फिर से जीवंत हो गया हो। उन्हें अपने भीतर एक स्पष्ट, अमूर्त शक्ति का भी एहसास हुआ। इस शक्ति को नियंत्रित करना कठिन था, लेकिन एक बात स्पष्ट थी। वांग शेन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे बाकी चीजों के बारे में तो यकीन नहीं था, लेकिन उसकी ताकत में निश्चित रूप से काफी वृद्धि हुई थी। उसने पास ही स्थित पत्थर की चक्की को देखा, जो छोटी नहीं थी और उसका वजन लगभग 200 किलोग्राम था। सामान्यतः वह उसे कभी हिला नहीं पाता था, पर अब मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए न्यूनतम आवश्यकता 500 किलोग्राम की भुजाओं की ताकत थी। उसने एक हाथ से उसे उठाने की कोशिश की। यह इतना आसान नहीं था, लेकिन वह बिना किसी परेशानी के इसे उठा सकता था। वास्तव में 500 किलोग्राम की ताकत कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। ये शक्ति महज उसके शरीर की शारीरिक शक्ति थी। अगर वह अपने भीतर मौजूद ची ब्लड पावर का उपयोग कर पाता, तो उसकी शक्ति और भी अधिक जबरदस्त हो जाती। बेशक इसमें खेती की तकनीक का मामला शामिल था। केवल एक सच्चे मार्शल आर्टिस्ट के कौशल से ही कोई व्यक्ति अपने स्वयं के चीरक्त को नियंत्रित कर सकता है। 8 रेशमी कपड़े से चीरक्त की मात्रा बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। वांग शेन ने इस मुद्दे पर बहुत पहले विचार किया था और इसका समाधान ढूंढ लिया था। आंतरिक मूल कौशल। दरअसल वांग शेन वास्तव में इसी रास्ते पर चलना चाहता था। यही अमरता का नियम था। इस मार्ग में शुरू में मानव शरीर से एक महान औषधि प्राप्त करने की आवश्यकता थी, इसलिए उसे 8 खंडों वाले ब्रोकेड के माध्यम से खुद को उन्नत करने की आवश्यकता पड़ी। जहां तक ची ब्लड को नियंत्रित करने की विधि का सवाल है, ये वास्तव में आंतरिक मूल कौशल के पहले स्तर 100 दिनों की नींव स्थापना की प्रक्रिया थी। 100 दिनों की आधारभूत स्थापना प्रक्रिया में शरीर के भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित करना, शरीर में रोग के स्थानों या कमियों का पता लगाना और फिर उनका निवारण करना शामिल था, जिससे अंततः एक दोषरहित शरीर प्राप्त होता था। तभी आधारभूत स्थापना प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती थी। हालांकि वांग शेन को अपने पिछले जीवन में यह विश्वास नहीं था कि आंतरिक मूल कौशल से अमरता प्राप्त की जा सकती है, फिर भी उन्होंने स्वास्थ्य संरक्षण की आवश्यकता के कारण इनके बारे में बहुत कुछ सीखा था।
उस ची का उपयोग करके एक बार जब किसी व्यक्ति की आदिम ची एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती है तो ये स्वाभाविक रूप से ची मार्गों से होकर गुजर सकती है। वांग शेन के पिछले जीवन में ची क्या है इसके बारे में कई सिद्धांत थे, लेकिन उनका मानना था कि सबसे विश्वसनीय सिद्धांत जीवन ऊर्जा का था। भले ही जीवन ऊर्जा अदृश्य थी, मानव शरीर इसे महसूस कर सकता था। एक मजबूत शरीर में भरपूर जीवन ऊर्जा होती है, जबकि एक कमजोर शरीर में कमजोर जीवन ऊर्जा होती है। इस दुनिया में स्थानांतरित होने पर इसे ची रक्त शक्ति के रूप में माना जा सकता है। 8 खंडों वाली ब्रोकेड का अभ्यास करके ची ब्लड पावर में मार्शल आर्टिस्ट के स्तर को प्राप्त करने की इच्छा के अलावा वांग शेन के पास एक और कारण भी था, जो कि आंतरिक मूल कौशल का अभ्यास करने के लिए आधार तैयार करना था। शरीर में पर्याप्त ची रक्त शक्ति होने पर वह 100 दिनों की नींव स्थापना के दूसरे चरण यानी ची को रोग की ओर प्रवाहित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता था। सरल शब्दों में कहें तो इस चरण में उनके शरीर की व्यापक मरम्मत शामिल थी, उसे सचमुच बदलने की अनुमति देना। और वांग शेन को इस प्रक्रिया में ची ऊर्जा की गति की तकनीकें चाहिए थीं, जो उनकी अपनी ची रक्त शक्ति को संचालित करने के तरीके थे। अन्यथा उसके शरीर में अभी अभी संचित हुई ची रक्त शक्ति को केवल देखा जा सकता था, उसका उपयोग नहीं किया जा सकता था। खजाने होने के बावजूद उनका उपयोग करने में असमर्थ होना, ऐसी स्थिति केवल सामान्य पीड़ा नहीं थी। इसलिए वांग शेन को अगला काम ये करना था। इसका उद्देश्य 100 डेज फाउंडेशन की स्थापना की प्रगति को प्रदर्शित करना था। वांग शेन ने कई फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट मंत्र देखे थे। 100 दिनों के फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ठीक 8 खंड ब्रोकेड की तरह गतिविधियां थीं। और अपने पिछले जीवन में वह सबसे अधिक जिस बात पर विश्वास करता था वह थी विभिन्न गति केंद्रित स्वास्थ्य संरक्षण विधियां। वो एक कर्मठ व्यक्ति था और अब जबकि उसने मार्शल आर्टिस्ट बनने की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया था, उसने तुरंत प्रयास करना शुरू कर दिया। गोल्डन डैन मुद्रा में सीधा और स्थिर, एक विशालकाय स्थिर आकृति की तरह। शांत, निर्मल, आत्मा से एकाग्र। जैसे ही उसने मंत्र का जाप किया, वांग शेन का शरीर भी हिलने लगा। पहला कदम था पूरी तरह से आराम करना, अपने शरीर को स्वाभाविक रूप से आराम की स्थिति में लाना। दूसरा कदम आंखें थोड़ी बंद करना। तीसरा कदम जीभ को मुख के ऊपरी भाग से छूना, आध्यात्मिक रिसाव को रोकने के लिए स्वर्गीय कुंड के एक्यूपॉइंट को सील करना। चौथा कदम स्वाभाविक रूप से सांस लेना, गहरी, लंबी, एक समान, सूक्ष्म और सहज। पांचवा कदम हाथों से ताई ची के सूत्र बनाना। ये सब करने के बाद वांग शेन ने चुपचाप अपने शरीर के अंदरूनी हिस्से को महसूस किया। ध्यान करने के बाद व्यक्ति को श्वास सुनने का अभ्यास करना चाहिए और प्रकाश का अवलोकन करना चाहिए। यह मूल रूप से एक अत्यंत गहन अवधारणा थी, लेकिन वांग शेन ने इसे तुरंत हासिल करने के बारे में नहीं सोचा था। वह केवल ची की गति की विधि सीखना चाहता था। उसे पता नहीं चला कि कितना समय बीत गया था जब उसे अपने शरीर के अंदरूनी हिस्से दिखाई देने लगे। उसका दिल लगातार धड़क रहा था और धड़कते हुए धड़कते हिस्से के अंदर एक छोटा सा सांप कुंडली मारकर बैठा हुआ प्रतीत हो रहा था। जब उसकी दृष्टि उस छोटे से सांप पर टिकी तो वह चौंक गया और एक विशालकाय अजगर में बदल गया जिसने उस पर झपट्टा मारा। बूम! वांग शेन का दिमाग उथल पुथल से भर गया और वह अचानक उस अनुभव से जाग गया। उसी समय एक प्रोग्रेस बार दिखाई दिया। आंतरिक मूल कौशल 100 दिनों की आधारभूत स्थापना 368%। उसने वाकई में अपनी मनचाही चीज हासिल कर ली थी, लेकिन अभी जो हुआ वह जरूर उसकी ची ब्लड पावर का कमाल रहा होगा। इससे उसकी आत्मा को भला कैसे झटका लग सकता था। वांग शेन द्वारा देखा गया खून जैसे लाल रंग का छोटा सांप मार्शल आर्टिस्ट बनने के बाद उसके द्वारा संघनित की गई क्यूबी ब्लड पावर के रूप में पुष्टि की जा सकती है, लेकिन ये ची रक्त शक्ति उसकी अपनी आत्मा को कैसे चौंका सकती थी। अंततः उसे गुरु न होने के परिणाम भुगतने पड़े। किसी मार्गदर्शक के बिना ऐसी स्थिति का सामना करने पर व्यक्ति को ये पता नहीं चलेगा कि क्या करना है या क्या हुआ है। वांग शेन केवल टटोलते हुए आगे बढ़ सकता था। बहुत सोचने विचारने के बाद आखिरकार वह एक विश्वसनीय सिद्धांत पर पहुंचा। क्या इसका कारण ये हो सकता है कि मुझे ची रक्त को नियंत्रित करना नहीं आता? सैद्धांतिक रूप से मार्शल आर्टिस्ट के स्तर तक पहुंचने के लिए किसी को एक उपयुक्त साधना तकनीक की आवश्यकता होगी, जिसमें स्वाभाविक रूप से क्यूई रक्त को नियंत्रित करने की एक विधि शामिल होती है जिससे ऐसी समस्याओं से बचा जा सके। हालांकि वांग शेन ने एक शॉर्टकट अपनाया था। प्रगति बार की सहायता से 8 टुकड़ों की जटा का अभ्यास किया और मार्शल आर्टिस्ट के स्तर तक पहुंच गया। स्वाभाविक रूप से वह ची रक्त को नियंत्रित नहीं कर सकता था।
इनर कोर स्किल की 100 दिवसीय नींव निर्माण पद्धति में आंतरिक अवलोकन की क्षमता प्रतीत होती थी, जिसे आंतरिक दृष्टि कहा जाता है। लेकिन ये प्रक्रिया जटिल है और अपने पिछले जीवन में वांग शेन केवल स्वास्थ्य संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था, साधना पर नहीं, इसलिए उसने इसमें गहराई से अध्ययन नहीं किया। फिर भी अपने हालिया अभ्यास में ऐसा प्रतीत होता है कि वे स्वाभाविक रूप से आंतरिक दृष्टि के क्षेत्र तक पहुंच गए हैं और इस प्रकार उन्होंने अपनी स्वयं की चिरक शक्ति को देखा है। हालांकि यह जरूरी नहीं कि अभी अभी ची ब्लड पावर का विद्रोह ही रहा हो, यह भी संभव है कि मेरी आत्मा बहुत कमजोर थी और ची ब्लड पावर से चौंक गई। चीनी लोक कथाओं में आत्माओं को मजबूत ची रक्त वाले लोगों के पास पहुंचने में कठिनाई होती है और यहां तक कि वे सीधे तौर पर नष्ट भी हो सकती हैं। वांग शेन को लगा कि उसने संभवतः अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके आंतरिक दृष्टि प्राप्त की है और इसीलिए वह चिरक्त शक्ति से चकित था। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए उसे अपने चिरक्त को नियंत्रित करने का तरीका खोजना होगा। लगता है मुझे फिर से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपने पिछले जीवन में वांग शेन ने आंतरिक मूल कौशल का अभ्यास केवल थोड़े समय के लिए किया था। उन्होंने 8 रेशमी टुकड़ों के अभ्यास की तरह 10 वर्षों से अधिक समय तक निरंतर अभ्यास नहीं किया था, इसलिए उनका स्तर बहुत कम था। आंतरिक मूल कौशल 100 दिनों का आधारभूत निर्माण 368%। उसकी आंतरिक मूल क्षमता का वर्तमान स्तर केवल स्तर 3 था, जो किसी बड़ी उपलब्धि से बहुत दूर था। किसी अभूतपूर्व खोज के बिना ये केवल एक साधारण स्वास्थ्य संरक्षण विधि ही रहेगी, केवल उस खोज के माध्यम से ही यह अपनी अद्भुत क्षमता को उजागर कर सकती है। लेकिन अब वांग शेन को इतनी जल्दी नहीं थी। वह पहले ही एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट बन चुका था, भले ही वर्तमान में उसके पास मार्शल तकनीकों की कमी थी और वह अपने ची ब्लड को नियंत्रित नहीं कर सकता था, फिर भी वह एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट था। उसके पास पहले से ही प्रारंभिक शक्ति थी और वह दूसरों की दया पर निर्भर नहीं था। सन परिवार शायद पहले की तरह उसी कारण से उसे वेश्यालय में ले जाने के लिए किसी मार्शल आर्टिस्ट का सहारा नहीं लेगा, क्योंकि लागत और लाभ मेल नहीं खाते थे। प्रसव के लिए आवश्यक गुलदाउदी लगभग तैयार थे, इसलिए ज्यादा चिंता की कोई बात नहीं थी। इस प्रकार वांग शेन धीरे धीरे अपनी आंतरिक शक्ति में प्रगति करता रहेगा। बेशक अगर वह सन परिवार के लोगों के सामान लेने आने से पहले अपने ची ब्लड को नियंत्रित कर लेता तो और भी अच्छा होता। टाइगर बोन ऑइंटमेंट का आधा जार अभी भी बचा है, मैं अपने क्यूई ब्लड को और बेहतर बना सकता हूं। आंतरिक मूल कौशल में आधारभूत स्थापना के बाद व्यक्ति को अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए मानव शरीर से महत्वपूर्ण औषधियां निकालने की आवश्यकता होती है, इसलिए क्यूई रक्त की वृद्धि को रोका नहीं जा सकता है। अभी आधा महीना बाकी है, देखते हैं मैं किस स्तर तक पहुंच पाता हूं। अगले 6 महीनों के दौरान उन्होंने अपना पूरा ध्यान इनर कोर स्किल और 8 पीसेज ऑफ ब्रोकेड का अभ्यास करने और उसमें सुधार करने में लगा दिया। दिन में 24 घंटे होते हैं, जिनमें से वह 8 घंटे सोने के लिए इस्तेमाल करता था। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग कभी भी नींद नहीं छोड़ते, यहां तक कि साधना के दौरान भी नहीं। शेष 16 घंटों में भोजन पचाने के लिए 1 से 2 घंटे का समय शामिल था। टाइगर बोन ऑइंटमेंट से उनके शरीर की अधिकांश जरूरतें पूरी हो जाती थीं, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने वाला व्यक्ति पोषण संतुलन को नजरअंदाज नहीं कर सकता, भले ही अन्य पहलुओं को अनदेखा किया जा सके, आहार को नहीं। गुलदाउदी की रोपाई में 2 घंटे और लग गए, जिससे आपूर्ति की मांग पूरी हो गई और उसके पास अभी भी पूरे 12 घंटे बाकी थे। उनके पास पर्याप्त समय था, क्योंकि टाइगर बोन ऑइंटमेंट बहुत कम बचा था, इसलिए उसने 8 घंटे तक इनर कोर स्किल का अभ्यास किया और 4 घंटे तक 8 पीसेज ऑफ ब्रोकेड का अभ्यास किया। वांग शेन एक अत्यंत अनुशासित व्यक्ति थे। जहां तक इसके उबाऊ होने की बात है तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि हर बार जब उसने अपने ची ब्लड को मजबूत होते और प्रगति बार को आगे बढ़ते हुए महसूस किया तो वह पूरी तरह से प्रेरित महसूस हुआ। प्रगति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, जिससे उल्लेखनीय लाभ प्राप्त हो रहे हैं। ऐसी उपलब्धियां लत लगाने वाली होती हैं और कभी थकाऊ नहीं होती। यदि किसी को असेंबली लाइन का काम करने के लिए छोड़ दिया जाए और फिर उसे 3000 रुपये का मासिक वेतन मिले तो जीवन की अनिवार्यताओं से प्रेरित न होने पर कोई भी ऊब जाएगा। कुछ ही दिनों में 10 दिन से अधिक का समय बीत गया और वांग शेन ने अपनी तीनों मार्शल आर्ट तकनीकों में महत्वपूर्ण प्रगति की। 8 खंडों वाला ब्रोकेड सफलता जोड़ 6%। आंतरिक मूल कौशल 100 दिवसीय आधार निर्माण विधि 86%। गुलदाउदी रोपण अभूतपूर्व सफलता जोड़ 96%। इनमें से आंतरिक मूल कौशल में सबसे अधिक सुधार हुआ। महज 10 दिनों में ये सीधे स्तर 3 से स्तर 9 तक पहुंच गया, लेकिन पहली बार को छोड़कर इसने फिर कभी वह प्रारंभिक आत्मनिरीक्षण प्रदर्शित नहीं किया।
अब यह स्वास्थ्य संरक्षण की एक बुनियादी विधि का प्रतिनिधित्व करता था। बेशक लेवल 9 का क्या मतलब था? प्रगति बार के बिना वांग शिंग ने 1 दशक से अधिक समय बिता दिया था और फिर भी वह स्तर 9 के 99.99% तक नहीं पहुंच पाया था। इस प्रकार उनका शरीर बहुत स्वस्थ था और अपने साथियों की तुलना में काफी अधिक मजबूत था। तो आंतरिक मूल कौशल के स्तर 9 के बारे में क्या? इसके निश्चित रूप से महत्वपूर्ण लाभ थे। इनर कोर स्किल से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभों में कई पारंपरिक चीनी चिकित्सा सिद्धांतों को शामिल किया गया था, जिससे शरीर को इष्टतम स्थिति में लाया जा सके। यह आंतरिक मूल कौशल की वह अवस्था थी जिसमें चमत्कारिक प्रभाव प्राप्त करने के लिए अंतिम सीमा को पार नहीं किया गया था। मार्शल आर्टिस्ट बनने के बावजूद उन्हें महसूस हुआ कि उनका शरीर पहले से कहीं अधिक मजबूत और आरामदायक हो गया है। हालांकि उसके पास अभी भी अपने ची ब्लड को नियंत्रित करने का तरीका नहीं था। अभी 14% काम बाकी है। देखते हैं कि आज कोई बड़ी सफलता मिलती है या नहीं। कल डिलीवरी की तारीख है। गुलदाउदी के फूल कई दिन पहले ही तैयार हो गए थे। मूल रूप से उन्हें स्वयं उन्हें पहुंचाने का काम सौंपा गया था, लेकिन उनकी विशेष परिस्थितियों को देखते हुए सन परिवार ने उन्हें लेने के लिए विशेष रूप से किसी को भेजने का फैसला किया। हालांकि यह संभावना नहीं थी कि वह कोई मार्शल आर्टिस्ट होगा। अगर वह कल की मुश्किलों से पार पा लेता है और उसके बाद सन परिवार कोई परेशानी नहीं खड़ी करता है, तो असल में संकट का समाधान हो जाएगा। इसलिए उन्हें कल विशेष रूप से मजबूत दिखना होगा। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या सन परिवार यह सोचेगा कि उसने बहुत बड़ी दौलत हासिल कर ली है और उसे हड़पने आया है, ये हास्यास्पद है। वह मुश्किल से अपनी ईमानदारी की रक्षा कर पाता है। ऐसे में इन सब बातों की चिंता करना तो दूर की बात है। वांग शेंग ने आज खाने और सोने के अलावा अपना सारा समय आंतरिक मूल कौशल का अभ्यास करने में लगाया, ताकि इसे इसकी चरम सीमा तक पहुंचाया जा सके। समर्पित व्यक्ति की कड़ी मेहनत रंग लाए और सोने से ठीक 1 घंटे पहले उसने आखिरकार आंतरिक कौशल की सीमाओं को पार कर लिया। आंतरिक मूल कौशल 100 दिवसीय आधारभूत निर्माण विधि सफलता जोड़ 1%। सफलता के क्षण में वांग शेंग के क्यूई रक्त के भीतर एक असामान्य हलचल हुई। ची रक्त शक्ति के संघनन के बाद से पिछले लगभग 10 दिनों में ये शक्ति काफी मजबूत हो गई है। आंतरिक मूल कौशल में सफलता मिलते ही क्यूई रक्त शक्ति की यह धारा धीरे धीरे गतिमान होने लगी। वांग शेंग ने इस शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस किया। वह गति को नियंत्रित कर सकता था और ची रक्त शक्ति भी धीरे धीरे अपने आप गतिमान हो जाती थी। क्या मैंने आखिरकार इसे हासिल कर लिया? अगर नहीं, तो मैं सोने ही वाला था। अब जब वह ची रक्त शक्ति को नियंत्रित कर सकता था, तो वांग शेंग एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट बन गया था, जो ची रक्त शक्ति का उपयोग करके खुद को बेहतर बनाने में सक्षम था। वह बाहर निकला और चांदनी में उसे एक चक्की मिली। फिर उसने अपनी ची रक्त शक्ति का उपयोग करते हुए एक हाथ से चक्की उठाने की कोशिश की। इस बार यह बहुत आसान था। ची रक्त शक्ति की मदद से उसकी ताकत में काफी वृद्धि हुई थी। स्वयं चालित ची रक्त शक्ति के साथ वांग शेंग जानता था कि यह आंतरिक मूल कौशल और 100 दिनों की नींव निर्माण विधि के लिए एक सामान्य स्थिति थी। वह 100 दिनों की नींव निर्माण विधि की अगली प्रक्रिया में प्रवेश कर रहा था। ऊर्जा रोग की ओर तेजी से बढ़ रही है। रोग की ओर ऊर्जा का प्रवाह करने की प्रक्रिया में आंतरिक मूल कौशल के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा एकत्रित करना शामिल है। एक बार यह ऊर्जा एकत्रित हो जाने के बाद यह स्वाभाविक रूप से शरीर की नसों के माध्यम से प्रवाहित होती है। यह प्रवाह शरीर की अपनी लय पर आधारित है। ची स्वाभाविक रूप से मेरिडियनों के माध्यम से प्रवाहित होती है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ची को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे नियंत्रित करना वास्तव में हानिकारक हो सकता है और ची के प्रवाह में विचलन पैदा कर सकता है। जैसे जैसे ऊर्जा प्रवाहित होती है, ची लगातार शरीर के रोग केंद्रों की तलाश करती रहती है। ये रोग का पता लगाने के लिए ची अशिंग टू द डिजीज का पहला लघु क्षेत्र है। अपनी संचार प्रक्रिया के दौरान ची को बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, जो पुरानी छिपी हुई चोटें, वर्तमान बीमारियां या यहां तक कि संभावित भविष्य की बीमारियां भी हो सकती हैं, यानी व्यक्ति की अंतर्निहित समस्याएं। इन रोगों को समाधान की कठिनाई के आधार पर मामूली और गंभीर रोग श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। सामान्यतः ची के पहले संचार के दौरान मामूली रोग के केंद्र साफ हो जाते हैं, जिससे रिसाव वाली रक्त वाहिका की मरम्मत की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जबकि यदि ची किसी प्रमुख रोग केंद्र को दूर करने में असमर्थ है, तो ये स्वतः ही अपना मार्ग बदल लेगी और उस स्थान को चिन्हित कर देगी, और ऐसा तब तक दोहराएगी जब तक कि शरीर के भीतर के सभी रोग केंद्रों की पहचान नहीं हो जाती। इसके बाद रोग की ओर तेजी से बढ़ने और रोग का पता लगाने की प्रक्रिया का पहला चरण पूरा माना जाता है।
इस प्रक्रिया के समापन के साथ कई छोटी मोटी बीमारियों के ठीक होने से ची और शारीरिक क्षमता दोनों में और अधिक वृद्धि होगी, जिसके परिणामस्वरूप ताकत में वृद्धि होगी। वांग शेन की वर्तमान स्वायत्त क्यूई रक्त शक्ति का संचार मूलतः रोग का पता लगाने की प्रक्रिया है। इसमें कितना समय लगेगा? उनका कोई गुरु नहीं था, न ही उनके पास कोई अनुभव था जिसका वे लाभ उठा सकें। इसलिए उन्हें ठीक से पता नहीं था कि इस प्रक्रिया में वास्तव में कितना समय लगेगा। फिर उसे एक प्रोग्रेस बार दिखाई दिया। ची रशिंग टू द डिजीज, फाइंडिंग डिजीज 1.5%। इसे देखकर वांग शेन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। क्या मेरे द्वारा किए गए हर काम के साथ एक प्रोग्रेस बार भी आता है? बाद में सोचने पर यह बात समझ से परे नहीं थी। आखिरकार गुलदाउदी लगाने में भी स्तर और प्रगति बार शामिल थे। हालांकि परिसंचरण प्रक्रिया शरीर के नियमों का एक स्वाभाविक पालन था जो क्यूई रक्त शक्ति द्वारा किया गया था, लेकिन वह शक्ति उसकी थी, इसलिए इसे उसके अपने प्रयासों का परिणाम माना जा सकता है ना? कुछ देर अवलोकन करने के बाद वांग शेन ने पाया कि उसके शरीर के भीतर क्यूई रक्त शक्ति का संचार वास्तव में थोड़ा तेज हो गया था, लेकिन अत्यधिक नहीं, और प्रगति बार की वृद्धि विशेष रूप से तेज नहीं थी। मुख्य बात यह थी कि गुलदाउदी के रोपण की तरह रोग की ओर तेजी से बढ़ने की प्रक्रिया में केवल एक प्रगति पट्टी दिखाई देती थी, कोई स्तर नहीं। ये दर्शाता है कि यद्यपि गति तेज हो गई थी, लेकिन वास्तव में ये स्थिर थी। सबसे बड़ा फायदा वास्तव में ये था कि वह बीमारी की ओर चिरश करने की प्रक्रिया में असफल नहीं हो सकता था। जब उसने गुलदाउदी के पौधे लगाए तो उसे पता चला कि चाहे वह कुछ भी करे, गुलदाउदी के बीज निश्चित रूप से उगेंगे। हालांकि इस तरह का लाभ ही काफी था, या यूं कहें कि पूर्ववर्तियों के मार्गदर्शन के बिना ये क्षमता किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्वपूर्ण थी। अब वांग शेन को जो करने की जरूरत थी वह ये थी कि इसे स्वायत्त रूप से विकसित होने दिया जाए। बस मुझे यह नहीं पता कि आंतरिक मूल कौशल के स्तर में उन्नति इस प्रक्रिया की गति को तेज करेगी या नहीं। वांग शेन ने इस बात को ध्यान में रखा। कल गुलदाउदी के फूलों से निपटने के बाद इसका परीक्षण करने की योजना है। आज रात के लिए मुझे खेद है, लेकिन अब मेरी जैविक घड़ी का समय हो गया है, और मैं फिर से कहना चाहूंगी, जो लोग स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं वे कभी देर रात तक नहीं जागते। ... अगली सुबह भोर होते ही वांग शेन हमेशा की तरह अपने घर के बाहर आर्ट ब्रोकेड नृत्य का अभ्यास कर रहा था। जब से आर्ट ब्रोकेड ने दूसरी बार सफलता प्राप्त की है, तब से इसका प्रशिक्षण प्रभाव जबरदस्त रूप से बेहतर हो गया है और उसकी क्यूई रक्त शक्ति में तेजी से वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप उनकी खपत की दर भी बढ़ गई थी, जिसका अर्थ ये था कि वर्तमान उपयोग दर पर टाइगर बोन ऑइंटमेंट केवल कुछ और दिनों तक ही चलेगा, जो हाल ही में उनके लिए चिंता का विषय था, क्योंकि वह वास्तव में अपनी ऊर्जा की पूर्ति के लिए मांस खाने पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे। उसने ली वेनेगुआंग से यह पूछने की योजना बनाई थी कि टाइगर बोन ऑइंटमेंट कैसे बनाया जाता है, और यदि संभव हो तो वह इसे दोहराने की इच्छा रखता था, लेकिन इसके लिए आज के बाद तक इंतजार करना पड़ेगा। हाल ही में गांव में लगभग कोई भी सूर्य परिवार को नाराज करने के डर से उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, और ली वेनेगुआंग परिवार भी इसका अपवाद नहीं था। लेकिन वांग शेन समझ गया था, उसका परिवार तो बस एक साधारण परिवार था। अगर उसकी मदद करने का मतलब सूर्य परिवार को नाराज करना था, तो इसके परिणाम उनके लिए असहनीय होंगे। इससे पहले उन्होंने उसकी सहायता करने के लिए हर संभव प्रयास किया था, यहाँ तक कि उसे साधना तकनीक और बाघ की हड्डी का मरहम भी भेजा था, जो कि एक बहुत बड़ी दयालुता थी। 8 रेशमी वस्त्रों से संबंधित अभ्यासों का एक सेट करने के बाद वांग शेन ने धूप में सुखाए गए गुलदाउदी के फूलों को बाहर ले जाना शुरू किया। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए उन्होंने लगभग 600 जिन अतिरिक्त गुलदाउदी के फूल तैयार रखे थे। एक मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते उन्हें गुलदाउदी के फूलों को ले जाना आसान लगा। हालांकि जैसे ही उसने उनमें से आधे को हटाया, दरवाजे पर एक परिचित आकृति दिखाई दी। अंकल ली। वांग शेन ने वास्तव में इस समय ली वेनेगुआंग के आने की उम्मीद नहीं की थी। वह अपनी नींव से अवगत था, लेकिन क्या ली वेनेगुआंग इसे समझता था? जिस दिन उन्होंने ली वेनेगुआंग से बात की, उन्होंने 2 तरीकों का जिक्र किया। एक था मार्शल आर्टिस्ट बनना और दूसरा था खुद को मजबूत करना और फिर भाग जाना। ली वेनेगुआंग ने शायद बाद वाली संभावना के बारे में अधिक सोचा होगा। मजबूत बनने के लिए, भाग जाने के लिए। युन शिंग, ये लो। ली वेनेगुआंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस एक छोटा सा कपड़े का थैला वांग शेन के हाथों में थमा दिया। थैली भारी भारी सी लग रही थी, मानो उसके अंदर पत्थर भरे हों। वांग शेन जानता था कि उसमें चांदी है। ये चांदी मैंने और हमारे गांव के कुछ लोगों ने इकट्ठा की है। इसे लो और चले जाओ।
तुमने बाघ की हड्डी का मरहम लगाया है ना? तुम्हारे भाई ली ने कहा था कि बाहर बहुत अफरा तफरी मची है। अगर तुम समझदार हो तो रास्ता ढूंढना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। सावधान रहना और तुम्हें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ली वेनेगुआंग बड़बड़ाता रहा, दरवाजे पर रखे गुलदाउदी के ढेर से पूरी तरह बेखबर। वांग शेन केवल कड़वी मुस्कान ही दे सका। गांव के लोग सचमुच सरल थे, यहां तक कि उसके भागने के लिए पैसे भी जुटा रहे थे। एक तरह से यह बात समझ में भी आती थी, अगर वे इतने सरल न होते तो उसका असली रूप अब तक गांव वालों पर निर्भर न रह पाता। इस संदर्भ में उस बुजुर्ग विद्वान ने एक अपरिहार्य भूमिका निभाई। पढ़ना लोगों को ज्ञान प्रदान करता है और ली वेनेगुआन की पीढ़ी उस बुजुर्ग विद्वान से बहुत प्रभावित थी। हालांकि उन्हें उनके नेक इरादों को निराश करना पड़ सकता है। अंकल ली, जरा देखिए वहां क्या है। वांग शेंग ने ली वेनेगुआन के शरीर को जबरदस्ती घुमाकर उन गुलदाउदी के फूलों की ओर कर दिया जिन्हें उसने अभी अभी हटाया था। मार्शल आर्टिस्ट के रूप में अपनी वर्तमान शक्ति के साथ ली वेनेगुआन के पास विरोध करने का कोई मौका नहीं था। यह क्या है? अंततः ली वेनेगुआन ने देखा कि दरवाजे पर क्या था। तुम्हें इतने सारे गुलदाउदी के फूल कहाँ से मिले? मेरे पास घर पर कुछ सामान रखा हुआ था और फिर मैंने कुछ और इकट्ठा करने का प्रबंध किया। ये बहाना शायद दूसरों को पसंद आ जाए, लेकिन ली वेनेगुआन को इसके बारे में बहुत कुछ पता था, इसलिए उसने इस पर विश्वास नहीं किया। फिर भी उसने बस सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। ली वेनेगुआन का बेटा ली योंग फैंग एक अंगरक्षक था जो दुनियादारी में पारंगत और ज्ञानी था, और वह जानता था कि दुनिया में कई अविश्वसनीय चीजें छिपी हुई हैं। उन्हें यह भी पता था कि कुछ प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। समस्या का समाधान करने वाला कोई भी तरीका अच्छा तरीका था। अगर आपने पर्याप्त सामग्री एकत्र कर ली है तो यह अच्छी बात है। लेकिन फिर भी सावधान रहें, सन परिवार एक शक्तिशाली कुल है जिसमें मार्शल आर्टिस्ट भी शामिल हैं। अगर वे वाकई जिद करते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये बात न केवल वांग शेन को समझ में आई, बल्कि ली वेनेगुआन को भी समझ में आ गई। वे दोनों जानते थे कि शक्तिशाली परिवार नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं। आवश्यक गुलदाउदी इकट्ठा करना केवल पहला कदम था, और यह जीवन और मृत्यु का मामला था। चिंता मत करो अंकल ली, इसे देखो। फिर ली वेनेगुआन के सामने वांग शेंग ने लापरवाही से अपने हाथ में चक्की का पत्थर उछाला। ली वेनेगुआन को पत्थर की चक्की का वजन पता था, और वह ये भी जानता था कि वांग शेंग को जन्म से कोई दैवीय शक्ति प्राप्त नहीं थी। लेकिन वांग शेंग ने उसके ठीक सामने चक्की का पत्थर उठा लिया। ये किस बात का प्रतीक था? ली वेनेगुआन को यह सब बहुत ही अवास्तविक लगा। क्या सच में सफल हो गए?